अब हम बात करेंगे NO डायग्राम। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उनकी एनर्जी कम होगी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उनकी एनर्जी कम होगी। मतलब अब हम जो NO का डायग्राम देखेंगे उनमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, इन दोनों की नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इनकी एनर्जी, और ये रही इनकी एनर्जी। मतलब जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा आपको एनर्जी वाइज उनका डायग्राम बनाना है। नाइट्रोजन के पास होती है 1s, ये रही ऑक्सीजन की 1s, ये नाइट्रोजन की 2s, ये ऑक्सीजन की 2s, ये 2p। और यदि हमने ट्रिक देखी थी, यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से कम है तो हम लिखते थे N, और ऑक्सीजन है तो हम लिखते थे O। यदि ऑक्सीजन आया तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे, मतलब 1, ये 2, ये 2 और ये 1। जहाँ कभी ऑक्सीजन दिखाई दे मतलब हमें ये डायग्राम यूज करना है। ये सभी ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रही नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6 और 7, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें फिल करने हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल में, मतलब इस सेल के हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1, 2, 3, 4, इनमें भी 4, 1, 2, 3, 4, इनमें टोटल 3 + 4 7, मतलब ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा एक 7। यदि हमें इनके आंसर चाहिए तो फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनका ऑर्डर है सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ऑल 1। इन दोनों के बीच हम एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिग्मा 1s2
उनसे बढ़कर एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2p x2 is equal to pi 2p y2 and pi star 2px is equal to pi star 2py। इनके बीच ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। हमारा सेकंड आंसर होमो किया है, थर्ड लूमो किया है। ये रही हमारी ऑक्सीजन की 2p, ये 1 इलेक्ट्रॉन। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये रही पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, उनके बीच रहा इलेक्ट्रॉन एक। लूमो, लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हम इसे लूमो नहीं बोल सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब हमारी लूमो है सिग्मा स्टार 2pz। 4 नंबर, इनकी सिमेट्री। सिमेट्री हम देखेंगे होमो की। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर हुआ वो ऑर्बिटल है पाई स्टार, और पाई स्टार होती है जिराड ऑर्बिटल। 5 नंबर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1, मतलब ये हुआ पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1। 6 नंबर, इनका मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, मतलब म्यू की वैल्यू आएगी 1.73। इनका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर का इक्वेशन था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 4 एंड 1, 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 5/2। बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 2.5। अब इनके बारे में हमें ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग नहीं करनी है, तो उनके लिए एक ट्रिक है। यदि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। जो हमने देखा N2 के केस में एक नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन मतलब 14, उनका बॉन्ड ऑर्डर था 3। द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 13, 12, 11, 10, 9, 8 या 14 से बढ़कर है 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो गए। 3 माइनस 0.5 मतलब 2.5। यदि 16 है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 70 है 1.5, 18 है 1.0, 19 है 0.5 एंड 20 है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ऐसे ही यदि कम होता है तो यहां पर भी 2.5, 2.0, 11 है 1.5, 10 है 1.0, 9 है 0.5, 8 है 0.0। ये रही ट्रिक।
बट ये सभी के लिए नहीं है। अभी हमने जितने एग्जाम्पल देखे और आपको होमवर्क दिया, यदि आपको एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है। यदि हमारे पास दोनों सेम एटम है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहला एग्जाम्पल देखा था नाइट्रोजन, हमारे पास दोनों एटम थे नाइट्रोजन, तो जो ये नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल है वो दूसरे नाइट्रोजन का भी हमने यहीं पर दिखाया था। बट यदि हमारे पास दोनों अलग अलग एटम है, एक है नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उनकी एनर्जी कम होगी। मतलब ये नाइट्रोजन के लेवल से थोड़ा नीचे रखा है हमने, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, इनके कंपेयर में नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब ये जो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल्स है वो सभी नाइट्रोजन की ऑर्बिटल के लेवल एनर्जी लेवल से नीचे है, ये P और ये ऑक्सीजन की P। लिखिए इतना। अब हम देखेंगे CO का एनर्जी डायग्राम, और आपको ये नया बनाना है। एनर्जी डायग्राम ऑफ CO। ये अब हमारा हो गया कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन एटम। कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2। बट इनके डायग्राम में डायग्राम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन और ऑक्सीजन की, उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। कार्बन की है 2.5 और ऑक्सीजन की है 3.5। उनके वजह से ये कार्बन जो पॉजिटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इनकी वजह से जो 2s ऑर्बिटल है वो चली जाती है P के बीच में। इनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें? कार्बन ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 8 मतलब 14, और इनके नाम पहले लिख देते हैं। यह है सिग्मा 2s2, ये रहा हमारा सिग्मा स्टार 2s, ये था हमारा 2pz, ये था पाई 2px, पाई 2py। अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये रहे सेम। इसमें टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 यहां रहे, और हमारी p ऑर्बिटल में 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन फिल अपनी एनर्जी के ऑर्डर में ही करेंगे। मतलब इनकी एनर्जी कम है, पहले इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 3 4 5 6, और फिर जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 हमने BMO में डाले और 2 ABMO में डालेंगे। जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो एनर्जी के ऑर्डर में ही करेंगे। ठीक है इतना। इनके हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2,
2pz2 pi 2px2 pi 2py2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 पाई 2py2 एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2s2। इनमें होमो जो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है वो है सिग्मा स्टार 2s2। लूमो हो रही पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इनकी सिमेट्री सिग्मा स्टार है वो है अंजीराड 5 नंबर। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये हुआ डायामैग्नेटिक। n 0 है मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम 0। 7 नंबर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2 एंड ये दो 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 6/2। बॉन्ड ऑर्डर हुआ हमारा 3। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14, बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ये रही ट्रिक, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर है 3। लिखिए यदि CO के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 14, ये रहे। अब हम देखेंगे CO माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और इनमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पर करेंगे, यहां पर। ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐड, मतलब अब हमारी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये है 1। हमारी होमो चेंज हो गई, हमारी होमो हो गई है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। लूमो बन गई हमारी सिग्मा स्टार 2pz। पाई स्टार जो होती है हमारी जीराड ऑर्बिटल, ये रही जीराड। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इनकी म्यू की वैल्यू 1.73 होगी। इनका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में है 2, 4 एंड 5, मतलब 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर हुआ हमारा 2.5। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन है CO नेगेटिव में 6 प्लस 8 प्लस 1 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है 15। और यदि 15 इलेक्ट्रॉन है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। हम CO प्लस की बात करें, ये हुआ 2.5। यदि CO 2 माइनस की बात करें तो इनका भी बॉन्ड ऑर्डर, इनमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंटी बॉन्डिंग में, ये सब ठीक है। यहाँ पर चेंज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, ये हो गया 2.83। ये 2 ये हुई हमारी होमो। और नंबर ऑफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में आए 6, मतलब 4/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। और हमारे पास -2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 16, 16 है, फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 2। हाँ, इतना सही है, ये रहा 2.0। ये बात की हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। अब जो हमारा CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनमें से हम CO+ बनाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा, बट यहां देखिए, यदि CO+ है मतलब ये 6, ऑक्सीजन 8 + 1 मतलब -1, ये बन गया 13 इलेक्ट्रॉन। और जब भी CO+1 होगा उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 13, और यदि 13 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5। बट यहां पर देखिए, CO+ के लिए ये इलेक्ट्रॉन हमने एक रिमूव करवा दिया, मतलब अब हम सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ये आंसर आपको लिखने हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन, और इनकी एंटी बॉन्डिंग में ये 2 और एक 3, मतलब 10 - 3 कितने हुए 7, 7/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3.5। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होने से बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5, बट CO+ का बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3.5। यदि CO+2 है मतलब और एक इलेक्ट्रॉन कम, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 12। यदि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.0, मतलब हमने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल डाला, मतलब बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां रहे। जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाले वो हमारे एंटी बॉन्डिंग से जा रहे थे, और जो हम ऐड कर रहे थे वो एंटी बॉन्डिंग में हो रहे थे, मतलब इन सबका रेगुलर है। बट यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर वो हमारी एंटी बॉन्डिंग से निकलता है, और एंटी बॉन्डिंग कम होती है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। 10 - 2 8/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हुआ 4। और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 2, बट CO2+ के केस में हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 4.0, मतलब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, ये 13 थे, ये 14 है। ये था एक्सेप्शनल केस फॉर CO+1 एंड CO+2। नीचे इतना ये याद रखिए, मतलब हमें सभी मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल B2 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10, मतलब उनका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.0। यदि C2 है 2 कार्बन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.0। ऐसे हम NO+, NO-, C2-, B2-, इन सभी के लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ये रहे टोटल इलेक्ट्रॉन, ये रहा उनका बॉन्ड ऑर्डर। सिर्फ ये CO+ एंड CO+2 के लिए ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी 2s ऑर्बिटल है वो 2p के बीच में चली जाती है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो एंटी बॉन्डिंग से होता है। मतलब आप सभी के लिए इस ट्रिक से इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट ये दोनों के लिए नहीं। इसे IMP कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है।
लिखिए, आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और वो होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 है जिसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, और उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उनमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 4 है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रुपल, जिनमें एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर 5 है जिसे हम बोलते हैं क्वांटिपोल, जिनमें एक सिग्मा, 2 पाई एंड 2 डेल्टा बॉन्ड होते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर 6 है जिसे हम बोलते हैं सेक्सटुपोल, जिनमें एक सिग्मा, 2 पाई, 2 डेल्टा और एक 5 बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब यदि आपका सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसे ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, और जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि NO प्लस, NO माइनस, NO माइनस 2, इनमें आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाता है। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर किया है, बॉन्ड ऑर्डर तो आप इस ट्रिक की मदद से निकाल सकते हो। मतलब आपको जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती है उनके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट पहले करना पड़ता है, वो आप इनकी मदद से कर लो। फिर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछते, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछते हैं। और आपको मैं बता दूं, यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उनकी वेव फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। मतलब इन सभी के लिए वेव फ्रीक्वेंसी बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। हमारे पास NO मतलब 7 + 8 नंबर, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 15, 7 + 8 15 -1 ये हुए 14, NO माइनस 15 + 1 ये हुए 16, NO -2 मतलब 15 + 2 मतलब 17। ये हमारे पास 15, ये 14, ये 16, ये 17। हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा 14 का, मतलब सबसे ज़्यादा NO प्लस, फिर आया 15 और 16, इन दोनों का सेम है। 15 है 2.5, सॉरी 15 है 2.5, 16 है 2.0, मतलब NO फिर NO माइनस एंड NO -2, ये रहा उनका बॉन्ड ऑर्डर। यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ये सेम रहेगा, और वेव फ्रीक्वेंसी ये भी सेम रहेगा। अब हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग के बारे में। बैक बॉन्डिंग होती क्या है, जो हम कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे, बट वो डी ब्लॉक के लिए होगी, और यहाँ पर हम पी ब्लॉक के लिए बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लिखिए बैक बॉन्डिंग।
देखिए बैक बॉन्डिंग का ड्राइविंग फोर्स क्यों होती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों होती है बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बैक बॉन्डिंग होती है। सेकेंड, डीलोकेलाइजेशन ऑफ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस, और वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। यदि रेजोनेंस बढ़ता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सब स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, इतना। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, कब बैक बॉन्डिंग होगी कब नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए, तो फर्स्ट, अब बैक बॉन्डिंग बोलते हैं किसे, कि कोई एटम है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दूसरे एटम को डोनेट करता है। मतलब पहली कंडीशन है डोनर होना चाहिए कोई हमारे पास। सेकंड कंडीशन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो उसे लेने के लिए एक्सेप्टर भी होना चाहिए। हम डोनर को बोलेंगे कि जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और एक्सेप्टर के पास होने चाहिए वैकेंट p ऑर्बिटल या वैकेंट d ऑर्बिटल। उनके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है डोनर, उसे रखने के लिए जगह होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल, खाली जगह, वैकेंट ऑर्बिटल। थर्ड कंडीशन, और ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए आइदर डोनर और एक्सेप्टर मस्ट बिलोंग टू सेकंड पीरियड। हमारा जो डोनर है या हमारा एक्सेप्टर है, इन दोनों में से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है। सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी जो भी हमारे पास डोनर है या एक्सेप्टर है, वो या तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए डोनर, या तो एक्सेप्टर है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यदि दोनों अलग है, दोनों थर्ड पीरियड के हैं, वहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैक बॉन्डिंग में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बैक बॉन्डिंग, मतलब कब हमारी बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, कब कम होगी। बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंट,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, and directly proportional to back bonding, directly proportional to charge on एक्सेप्टर। यदि एक्सेप्टर पर चार्ज बढ़ता है बैक बॉन्डिंग बढ़ती है, यदि साइज बढ़ती है तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, यदि साइज डिक्रीज होती है तो बैक बॉन्डिंग बढ़ती है। मतलब साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज है जो हमारे एक्सेप्टर पर वो बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम तीसरी कंडीशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो, यदि हमारे पास BF3 है और SiH3Cl है, कोई भी एक डोनर होना चाहिए, कोई एक एक्सेप्टर होना चाहिए, और दोनों में से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जो बोरॉन है वो हमारे सेकंड पीरियड का है, और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, मतलब ये भी सेकंड पीरियड का है। यहाँ पर सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का है, और क्लोरीन है वो भी थर्ड पीरियड का है। मतलब इनके पास 3 नंबर ऑफ लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। और हमारा जो बोरॉन है उनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है। मतलब ये जो डोनर है वो ये एक्सेप्टर में अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये एक्सेप्टर अपनी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकता है। इनका मतलब ऐसे हुआ कि जो BF3 है इनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है इतना। और यहां पर सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, और क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर d ऑर्बिटल में डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के हैं। मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। बैक बॉन्डिंग होने के लिए हमारी तीसरी कंडीशन है दोनों में से कोई भी में से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। हमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखना है। बैक बॉन्डिंग ऑर्डर फॉर फर्स्ट BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। इनमें से किस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? देखो ये हमारा सेंटर बोरॉन और उनके साथ जुड़ा है 3 फ्लोरीन। ये बोरॉन, उनके साथ जुड़े हैं 3 क्लोरीन। ये बोरॉन, उनके साथ जुड़ा है 3 ब्रोमीन, और ये बोरॉन जिनके साथ जुड़े हैं 3 आयोडीन। ये 2 और एक 3, 2 3 3। बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, सभी बोरॉन के पास, और सभी हेलोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हुए हैं, सभी के पास 3 है। मतलब ये जो बोरॉन के पास ऑर्बिटल है, जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो है 2p, और ये जो हमारा फ्लोरीन एटम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन 2p में से डोनेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग होगा, ये 2p
और ये जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है वो 3p के, बोरोन की 2p, ब्रोमीन के 4p के इलेक्ट्रॉन, इनकी 2p ऑर्बिटल, और आयोडीन के 5p के इलेक्ट्रॉन। हमने ओवरलैपिंग में पढ़ा है कि ये दोनों p ऑर्बिटल की साइज सेम है, p ऑर्बिटल की साइज सेम है, मतलब इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। मतलब ये जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन की p ऑर्बिटल में डाल सकता है। उनके कंपैरिजन में यहां BCl3 में बोरोन की p ऑर्बिटल और क्लोरीन की p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। BBr3 में बोरोन की p ऑर्बिटल और ब्रोमीन की p ऑर्बिटल उनका साइज काफी बड़ा है, और Bi3 में बोरोन की p ऑर्बिटल और आयोडीन की p ऑर्बिटल उनका साइज काफी बड़ा है। मतलब यदि साइज का डिफरेंट ज्यादा है तो उनमें बैक बॉन्डिंग कम होगी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट सेम साइज है, यहाँ पर साइज डिफरेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी मतलब बैक बॉन्डिंग कम होगी। मतलब सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग BF3, फिर BCl3, BBr3 एंड लास्ट Bi3 में होगी। इनके बीच जो ओवरलैपिंग है वो कम है। ये हमने देखा साइज, यदि साइज बढ़ती है ऑर्बिटल की तो ओवरलैपिंग कम होता है, मतलब बैक बॉन्डिंग कम होती है। इनकी हम लेविस एसिडिटी फाइंड करनी है हमें, लेविस एसिडिटी। आपको एसिडिटी के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो हमारा एसिड बेस का कंसेप्ट आप यूट्यूब में देख सकते हैं, वहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फिर भी एक बात बता देते हैं हम, लेविस एसिड किसे बोलते हैं और लेविस बेस किसे बोलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उन्हें हम लेविस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उन्हें हम लेविस बेस बोलेंगे। हमारे पास ये चारों एग्जांपल है, BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। कहीं पर एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हैं, फॉर एग्जांपल NH3, और ये रहा हमारा BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। यहां सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, मतलब बोरोन का ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन की p ऑर्बिटल में डाल रहा है, मतलब अब इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है मतलब ये नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा। यदि एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब इनकी एसिडिटी कम है, और यहां पर सबसे कम बैक बॉन्डिंग होती है, ओवरलैपिंग सबसे कम होती है, मतलब बोरोन की जो p ऑर्बिटल है उनमें नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे पहले ज्यादा फास्ट से p ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और बोरोन सबसे स्पीड में नाइट्रोजन के ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर अपनी p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक्सेप्टर ज्यादा है, इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी ऑर्डर ये थे इनका
बैक बॉन्डिंग ऑर्डर होगा BF3, BCl3, BR3 एंड BI3, बट इनका एसिडिटी ऑर्डर रिवर्स होगा। सेकंड एग्जांपल, BF3, BF2OH, BF2NH2, इनका आपको बैक बॉन्डिंग और लेविस एसिडिटी का आंसर देना है। बैक बॉन्डिंग एंड लेविस एसिडिटी। देखो, ये बोरॉन सेंटर एटम, उनके साथ जुड़े हैं 3 फ्लोरीन एटम, इनके साथ 2 फ्लोरीन एटम, एक ऑक्सीजन, इनके साथ 2 फ्लोरीन एटम, एक नाइट्रोजन, इनके पास 3 लोन पेयर है, इनके पास 2, इनके पास 1। अब जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल ये रही, ये रही, ये रही, और ये भी 2p, फ्लोरीन p 2p, ये भी 2p, ऑक्सीजन p 2p, वैकेंट p ऑर्बिटल 2p एंड नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर सभी 2p ऑर्बिटल है, मतलब सभी में बैक बॉन्डिंग होगा। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझिए, यदि हमारे पास AB टाइप का कोई मॉलिक्यूल है और हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन B, मतलब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इनके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वो A की ओर ज्यादा हो गए कंपेयर टू B, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उन्हें हम बोलते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे कम है ऑक्सीजन और उनसे कम है नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं वो बोरॉन में सबसे ज्यादा डोनेट हो गए स्पीड में, उनसे कम ऑक्सीजन, उनसे कम फ्लोरीन। मतलब इनका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हम लिख सकते हैं C, फिर B, फिर A। सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर बोरॉन में। और इनकी लेविस एसिडिटी, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इन तीनों में से सबसे पहले एक्सेप्ट BF3 करेगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को नहीं देगा। और बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पहले अपनी बोरॉन की ऑर्बिटल में डालेगा, मतलब इनकी लेविस एसिडिटी A, फिर B और फिर C लिखेंगे। और बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर रिवर्स होगा लेविस एसिडिटी से। लिखिए, इतना लिखिए। थर्ड एग्जांपल, इनमें आपको लेविस एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4। और ये बहुत IMP क्वेश्चन है, IMP कीजिए। लेविस एसिडिटी ऑर्डर ऑफ SiF4,
SiCl4, SiBr4 एंड SiI4। हमने देखा लेविस एसिडिटी किसे कहते हैं, यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये क्या है, बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसे हम कहते हैं लेविस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं लेविस एसिड। हमें चाहिए लेविस एसिडिटी का ऑर्डर। लिखिए सॉल्यूशन, ये सिलिकॉन, ये फ्लोरीन, और यहां पर 3 फ्लोरीन, ये सिलिकॉन के साथ 3 क्लोरीन, और ये क्लोरीन, ये सिलिकॉन के साथ 3 ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन सिलिकॉन के साथ 3 आयोडीन और 1 आयोडीन। यही लिखा है। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी सभी के पास, ये है वैकेंट 3d ऑर्बिटल, और हमारा फ्लोरीन का सभी हेलोजन है, उनमें से सभी के पास 3 लोन पेयर हो गए। ये लोन पेयर है 2p के, ये है 3p के, ये है 4p, और ये है 5p के। पहली कंडीशन थी हमारी कि कोई डोनर होना चाहिए और कोई एक्सेप्टर होना चाहिए। एक्सेप्टर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल होनी चाहिए। ये रहा डोनर, ये रहा एक्सेप्टर, सभी में है। थर्ड कंडीशन हमारी थी कि दोनों में से, डोनर या एक्सेप्टर में से कोई भी एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। फ्लोरीन रहा सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन है थर्ड पीरियड का। मतलब यहां पर थर्ड, यहां पर थर्ड, फोर्थ, यहां पर फिफ्थ। मतलब इन 3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है इतना। तो हम सिर्फ इन तीनों के बारे में बात करते हैं। हमें चाहिए लेविस एसिडिटी ऑर्डर, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यदि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो ये सिलिकॉन डी ऑर्बिटल में बाहर से किसी के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। मतलब सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी होगी SiCl4, उनसे कम SiBr4, उनसे कम SiI4। बट ये जो हमारा फ्लोरीन है, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ऐसा हमने अभी बोला कि कोई भी एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, डोनर या एक्सेप्टर पे। बट इसे आईएमपी कीजिए। SiCl4 में बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनके साथ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और सभी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं। मतलब यहां पर SiF4 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है और ये चारों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहे हैं। मतलब ये जो सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल है, इनमें सबसे ज्यादा सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट SiF4 करती है तो उन्हें लेविस एसिडिटी में हम आगे लिखते हैं। मतलब SiCl से भी Ca4 से भी आगे SiF4। ये हुआ लेविस एसिडिटी का ऑर्डर कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सबसे फास्ट एक्सेप्ट करता है। दिखने में तो ये हमें बैक बॉन्डिंग करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मीन्स
बल्कि फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकती, और 4 फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेंगे। मतलब सिलिकॉन किसी और के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी अपनी डी ऑर्बिटल में, मतलब उनकी लेविस एसिडिटी का ऑर्डर हाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3OH एंड SiH3OH, इनमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। देखो, इन्हें हम CH3OH ऐसे लिखते हैं, ये SiH3OH। हमें पता है जो H प्लस स्पीड में डोनेट करता है CH3O माइनस प्लस H प्लस, इनमें से हम एक H प्लस को निकाल दिया, इनमें से भी SiH3O माइनस और H प्लस को रिमूव कर दिया, और H प्लस जो स्पीड से देता है उन्हें हम बोलते हैं एसिड। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उन्हें हम बोलते हैं लेविस एसिड, और H प्लस स्पीड में डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। मतलब हमें एसिडिटी का ऑर्डर चाहिए इन दोनों में, तो फिर हमें बैक बॉन्डिंग देखनी है। ये रही हमारी कार्बन की, और कार्बन के पास 3 H लगे हुए हैं, मतलब इनके पास कोई वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है, और सिलिकॉन के पास 3d वैलेंस है। मतलब हमारी कंडीशन थी कि कोई डोनर होना चाहिए, डोनर ये रहा नेगेटिव चार्ज, इनमें भी नेगेटिव चार्ज, और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल, और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करके बैक बॉन्डिंग करवा सकता है। मतलब इन दोनों में से ये H प्लस डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि यहां पर O नेगेटिव होने की वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, और यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल। मतलब एसिडिटी ऑर्डर हमें चाहिए तो H3SiO4 का ज्यादा होगा कंपेयर टू CH3OH। यहां पर बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल। इनकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, H प्लस रिमूव करेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है, यहां पर स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात की हमने अभी तक एसिडिटी एंड बैक बॉन्डिंग की। अब देखते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी, फॉर एग्जाम्पल, SiH3 SiF3 O CH3 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है सभी में, ये रही 2 लोन पेयर। हमें निकालनी है बेसिसिटी, और हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट करे उन्हें बोलते हैं लेविस बेस। मतलब इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले डोनेट कौन करेगा उसे हम बोलेंगे लेविस बेस। लिखिए सॉल्यूशन। डोनर है हमारा ऑक्सीजन क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, और एक्सेप्टर है हमारा यहां पर सिलिकॉन, यहां पर भी सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी, दोनों में होगी। मतलब इन दोनों के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, और यहां पर डोनर है ऑक्सीजन बट कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट स्पीड से कर देंगे किसी और को। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोई तो उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। मतलब बेसिसिटी ऑर्डर में ए, बी एंड सी कार्बन वाला केस की सबसे ज्यादा होगी। इन दोनों में देखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है सिलिकॉन, और उनके साथ जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन। यहां डोनर ऑक्सीजन जिनके पास 2 लोन पेयर है, उनके साथ जुड़ा है सिलिकॉन, और उनके साथ जुड़े हैं 3 फ्लोरीन एटम। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलिकॉन के पास से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। मतलब इन पर हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लोन पेयर ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन में ज्यादा डोनेट करेगा, स्पीड से डोनेट करेगा। और उनके मुकाबले यहां पर भी सिलिकॉन के पास है 3d ऑर्बिटल वैकेंट, और ऑक्सीजन की लोन पेयर इनसे कम डोनेट होगी। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो सभी सिलिकॉन के पास चली गई, कंपेयर टू ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ जुड़े हुए 3H। यहां पर ये सिलिकॉन इतना डेल्टा पॉजिटिव नहीं है। यदि हमें बेसिसिटी की बात करनी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को कम डोनेट करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन के साथ। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उनकी बेसिसिटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल, और सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहां पर है। मतलब ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा ये बी, और उनसे ज्यादा होगा ए। ये थी बेसिसिटी। यदि आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए, ये सभी बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है। बैक बॉन्डिंग की मदद से आप एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ये सब निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी आपको बताना है इन दोनों में से स्टेबल कौन है। देखो, फॉस्फोरस जिनके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है उनके साथ जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज CH2 पर, और नाइट्रोजन जिनके साथ जुड़े हैं 3 ग्रुप और वो जुड़ा है C2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब डोनर तो है पर एक्सेप्टर के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वो नहीं है। मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। यदि बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो
तो फिर ये चार्ज डीलोकेलाइज नहीं हो सकता, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और ये चार्ज 3d ऑर्बिटल खाली होने, एम्प्टी होने से ये यहाँ पर डीलोकेलाइज हो सकता है। मतलब हमने ड्राइविंग फोर्स में लिखाया था कि यदि डीलोकेलाइजेस होता है, मतलब बैक बॉन्डिंग होती है, तो उनसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। इन दोनों में से स्टेबल होगा फॉस्फोरस वाला और कम स्टेबल होगा नाइट्रोजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनमें से बताना है कि किन में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। फर्स्ट ClO4 माइनस, SiO4 माइनस 4, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस। हमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर चाहिए, तो हम पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल ClO4 है और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, वैसे हमारे पास है 4, मतलब यहां पर टोटल चार्ज है -8 इज इक्वल टू, इन मोलिक्यूल के ऊपर है -1 चार्ज। यदि हमें क्लोरीन का Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, उन्हें हम X बोल देते हैं, ऑक्सीजन का -2 ऐसे 4, मतलब -8 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू -1 प्लस 8, X इज इक्वल टू +7। मतलब हमारा जो Cl है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। SiO4 के लिए -4, हमें सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, जिन्हें हम X बोल दे रहे हैं, इज इक्वल टू -4, पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है -4, और एक ऑक्सीजन का -2, मतलब ये -8, तो X इज इक्वल टू -4 प्लस 8, X इज इक्वल टू +4। जो हमारा सिलिकॉन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। वैसे फॉस्फोरस का PO4 इज इक्वल टू 3 माइनस, फॉस्फोरस के लिए P ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू -3, P इज इक्वल टू -3 प्लस 8, मतलब फॉस्फोरस का चार्ज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +5। SO4 2 माइनस, SO4 इज इक्वल टू -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, ऑक्सीजन -2 ऐसे 4, मतलब -8 इज इक्वल टू -2, सल्फर इज इक्वल टू -2 प्लस 8, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +6। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर डोनर है ऑक्सीजन और एक्सेप्टर है क्लोरीन, और हमने एक फैक्टर में ऐसा लिखवाया है कि बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम। यदि एक्सेप्टर एटम पर चार्ज बढ़ता है तो बैक बॉन्डिंग बढ़ता है। सबसे ज्यादा चार्ज ClO4, फिर SO4 2 माइनस, फिर PO4 3 माइनस, लास्ट में SiO4 4 माइनस। इनमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा Cl, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसी कोई रिएक्शन दी हुई है, ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड, और इनका आपको रेट पूछा चाहिए। इनका रेट है K1, ये है K2। इन दोनों रिएक्शन में किस रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, तो आपको सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? देखो, हमें जो प्रोडक्ट मिलती है, प्रोडक्ट वो है फॉस्फोरस R3 और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन R3 और ऑक्सीजन। इनकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, बट एक बढ़ गई मतलब पॉजिटिव और ऑक्सीजन है नेगेटिव। इन्हें हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें रेट चाहिए K1 या K2, इनमें से ज़्यादा कौन है। मतलब फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है 3D और नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज हो सकता है मतलब बैक बॉन्डिंग हुई। यदि बैक बॉन्डिंग होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उनका रेट ज़्यादा। मतलब इन दोनों रिएक्शन में K1 बड़ा होगा किनसे, K2 से। और आपको पता है यदि बैक बॉन्डिंग होती है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये 3 R, और यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा। और आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ोगे कि नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट फॉस्फोरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, बट नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब K2 का रेट कम होगा कंपेयर टू K1। ये देखिए हमने बैक बॉन्डिंग। इनके क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इतना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।